नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में, जहां हम लाए हैं आपके लिए व्यापार और आर्थिक जगत से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपके विजन को नई दिशा दे। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और आज हमारा विषय है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य। दोस्तों, आपने सड़कें, पुल और मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के लिए फंडिंग कैसे होती है? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रणाली को सुचारू बनाने और इसकी मजबूती के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें से इन्वेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक अहम पहलू है। ये ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वित्तीय प्रबंधन को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ये सफर शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे मेंटर, हमारे गाइडिंग लाइट डॉक्टर धनंजय गिरी जी का और हमारे गेस्ट डॉक्टर PR जयशंकर जी का। तो डॉक्टर PR जयशंकर जी, डॉक्टर धनंजय गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, लेखक, चिंतक, विचारक, राजनेता, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड इज ऑल्सो अ कॉलमिस्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन हिज प्रोफाइल। डॉक्टर गिरी एक अनुभवी राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक, स्तंभकार और लेखक हैं। वो अपनी विशेषज्ञता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर गिरी ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर कई पुस्तकें और लेख लिखे हैं। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं जो अपने विचारों और विश्लेषण के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेरक वक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से प्रेरित करता है। वो लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्रेरक वक्ता की बातें लोगों के दिलों में उतरती हैं और उन्हें अपने जीवन में नई दिशा देने में मदद करती हैं। और इनके साथ ही आज भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ डॉक्टर PR जयशंकर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर IIFCL। डॉक्टर जयशंकर इस क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखते हैं और उनके मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई हैं। मिलिए डॉक्टर पद्मनाभन राजा जयशंकर से, जो हैं एक सीजन्ड एक्सपर्ट विद ओवर 36 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के और उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लैंडस्केप को रीशेप किया है। उनकी लीडरशिप में IIFCL ने अपने आप को एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिटेबल वेंचर में बदल दिया है। साथ ही NPAs में भी रिमार्केबल रिडक्शन देखा गया है। डॉक्टर जयशंकर ने स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में काफी नए और इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उनका विजनरी अप्रोच न सिर्फ IIFCL की ग्रोथ को ड्राइव करता है, बल्कि पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करता है। एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ और इंडिया की ग्रोथ को अपना मिशन बनाए, डॉक्टर जयशंकर हमारे साथ शेयर करेंगे अपने इनसाइट्स डेवलप्ड इंडिया के फ्यूचर पर। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो ये रहेगा आपसे कि द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, बहुत बार हमने सुना है टीवी पे या सोशल मीडिया पे, पर आखिरकार ये है क्या? आज हमारी जितनी ऑडियंस हमें देख रही है, चाहते हैं आप एक बार एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। देखिए, इस शब्द की संकल्पना जो है वो हमारे देश के नेतृत्व की परिकल्पना से उपजी है। आज जो भारत का चतुर्दिक विकास जिस ढंग से हो रहा है, और हम नेतृत्व को वरीयता देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, नेतृत्व मतलब नेत्र ही जिसके तत्व हैं, जो देश काल परिस्थिति से बाहर जाकर देख सकते हैं। भौतिक दुखों को समाहित करते हुए जिस ढंग से आज वर्तमान हमारा नेतृत्व जिस ढंग से देश का विकास कर रहे हैं, जो मोदी जी ने सपना लिया है 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का, तो हमारे जो नेतृत्व हैं, ऊर्जा के पुंज, अहर्निश सक्रियता के आलोक स्तंभ, राजनीतिक नूतन नवाचार और राजनीतिक सुचिता के प्रतिमान और नए भारत का अभिमान आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नितर नई ऊंचाइयां जो छू रहा है, उसको हम चाहते हैं कि एक एक भारतवासी देश का हर सेक्टर, चाहे जो जिस सेक्टर में लगा हुआ है, जिस फील्ड में रखा हुआ है, उसके हृदय में, उसके मन में, उसकी भावना में एक ही चीज हो कि देश का विकास कैसे होगा। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना इस देश में कैसे साकार होगी, उसको आकार देने के लिए
हर कोई जिस ढंग से लगा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि यह संकल्पना हर व्यक्ति की परिकल्पना का हिस्सा बने। बिल्कुल, आपने बहुत ही सरल शब्दों में ये परिभाषा बताई, लेकिन अगर हम बात करें कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन स्पेसिफिकली इस मिशन के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो एज पर यू इस मिशन का लक्ष्य क्या है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में जितने परिवर्तनशील फैसले और उसके परिणाम समाज में दिख रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करने की जरूरत है, फॉलोअप की आवश्यकता है। सरकार के संकल्प के साथ समाज को जोड़ना जरूरी है। सफलता के साथ समाज के राष्ट्र का निर्माण होता है, इसका सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दुनिया में जितने विचारक हुए, चाहे मैक्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, या भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फूले हुए, या महात्मा गांधी हुए, जिन लोगों ने संकल्पनाएं की, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की जो परिकल्पना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका सार रूप दिया है। नरेंद्र मोदी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी, वो क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये गोल्डन वर्ड्स जो उन्होंने दिया है, आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक इस पर मंत्रणा करेंगी। और इसलिए समाज के हर सेगमेंट को आप देखिए, जो एक एक छोटी छोटी चीजों को, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वच्छ जल का अभियान हो, चाहे इज्जत घर हो, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, जिस अब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिस ढंग से गति दी जा रही है, जिस ढंग से आधारभूत संरचनाओं का लगातार निर्माण हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय जो सपने हमें दिखाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, या जो परिकल्पना थी, भारत कभी सोने की चिड़िया था जैसा हम मानते हैं, हमारा दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन था, उसको हम दोबारा से अचीव करेंगे और दोबारा उस मकाम पर खुद को ले जाएंगे। ऐसी हम संकल्पना, ऐसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर गिरी। तो दोस्तों, अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे शो का आखिर मिशन क्या है। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मुलाकात होगी हमारे गेस्ट ऑफ द डे से, बस थोड़ा सा इंतजार। अभी तक हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, आई वुड कॉल इट वर्जन 1, एंड अभी जो होने जा रहा है, आई सी वर्जन 2 ऑफ। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो में। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ डॉक्टर PR जयशंकर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर IIFCL। डॉक्टर जयशंकर इस क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखते हैं और उनके मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका हिस्ट्री कैसा रहा है? बिकॉज ये हमेशा से सिनेरियो नहीं रहा होगा, पहले किसी और तरीके से फंडिंग होती होगी। इसका हिस्ट्री कैसा रहा है और आगे भविष्य में आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग को कैसे देखते हैं? हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेट फंडिंग रहा है, ये सारे कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स were the major funders. Public sector commercial banks like State Bank of India or Punjab National Bank, yeah, Oriental Bank of Commerce, who has, I mean, there are many other public sector banks which have contributed a lot. But actually infrastructure की जो मांग है, वो लंबे समय की फाइनेंसिंग की मांग है, जो इंडिया में कभी नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 30 इयर्स, 30 साल, 40 साल, 50 साल जनरेशनल। अभी इस जनरेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन्स भी यूज़ करती हैं और आने वाले जनरेशन पीढ़ी भी इनकी फैसिलिटीज़ की जो बेनिफिट है वो उठाती है वो। सो वी हैव टू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एंड इफ फाइनेंसिंग हैज़ टू बी डन, इट हैज़ ऑल्सो टू बी डन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। बट कमर्शियल बैंक्स की कैपेसिटी जो रही है इंडिया में, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक की जो लायबिलिटीज़ हैं वेरी वेरी शॉर्ट टर्म होती है, 3 साल की होती है, 2 साल की होती है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, वो सब बहुत शॉर्ट टर्म होती है। सो दे कैन नॉट लेंड लॉन्ग, सो दे आर नॉट द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, they were the major funders because they were the only institutions available to finance infrastructure. But gradually in 2006 IIFCL was formed with a main objective, उसकी main मुख्य लक्ष्य रही है कि we have to bring long term financing to India, and which IIFCL has been trying to
do from 2006 onwards. We have been quite successful in ensuring long-term financing to India by bringing in many multilateral financial institutions like Asian Development Bank, World Bank, the European Investment Bank, and many other Japanese bank, and many other multilateral financial institutions which give 25-year funding, 30-year funding, and at very, very soft and very cost-effective rates. So we have been able to bring all those, and we have been able to lend long. And our objective has been to ensure long-term infrastructure loans in India. That is how it started. Today, we have a number of options and alternatives. We have the India Infrastructure Investment Trusts, which was formulated, and now we have the SEBI also has given regulations for the InvITs, and they are one of the major instruments for financing infrastructure, with an AUM of almost 5 lakh crores. This is because जो first decade और first 1.5 decades में जो infrastructure की जो construction हुई है, the construction has been completed and the completed assets are now showing up in this decade. So the completed assets itself is becoming an asset class. Like अभी आप देखेंगे कि टोल बेस्ड रोड्स जो हैं वो अभी बिक रही है. The concessions are changing hands from one concessionaire to another concessionaire. That itself is going to churn the financing, and liquidity बढ़ रही है. Or for that matter, airports are also now, the privatization of airports also is taking place, and the private actors are coming and operating the airports. So they are pumping in funds. There is a lot of foreign interest. There's a lot of global investor interest in pumping funds into completed and revenue earning infrastructure projects in India. So that itself is creating a lot of liquidity, and liquidity means better fundamentals, better financial fundamentals, lower interest rates, then better control of stability in the infrastructure financing. All those better benefits that accrue because of this robustness in the process is now visible in the infrastructure sector. So I see the infrastructure financing has come a long way, and long-term financing has now come to be established for infrastructure financing. जी, मतलब ट्रेडिशनल फंडिंग से अब ग्लोबल फंडिंग हो गई है, सो दैट इसमें भी हमारा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड है, दैट ग्लोबल एजेंसीज फंडिंग अस फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मींस दे आर समहाउ ट्रस्टिंग इंडिया. यस, ट्रस्टिंग इंडिया. सो डॉक्टर गिरी, आपका मैं टिप्पणी चाहूंगी इसके ऊपर. ये दो बातें सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई. एक तो IIFCL 20 साल पूरे करने जा रहा है. दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का फायदा जो सर ने बताया वो ये है कि बीच में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लेकर के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं जो उसमें पैसा लगा करके रेडी टू मूव इन कर रहे हैं, जिससे कि वो पैसा जो पंप इन हुआ है वो अब इस तरह से हो रहा है. लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की वजह से उसमें पैसे की अब दिक्कत नहीं रही, जैसा कि सर ने बताया. सर एक बात और मैं जानना चाहूंगा इस पे आपसे, जिस पर आप रोशनी डालें, कि अगर बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना आज विश्वास पैदा कर रहे हैं, तो क्या भारत में जो अलग अलग सेक्टर में हो रहा है ग्रोथ है, क्या उसको विद इन वन अम्ब्रेला हम ले आए तो इस ग्रोथ को हम और प्रोग्रेसिव और फास्ट और क्या और मतलब इसको चतुर्मुख विकास कहें या और डेवलपमेंट कहें या और सस्टेनेबल कहें या और रफ्तार देने वाला बना सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकती है सरकार क्या? बिल्कुल बिल्कुल धनंजय, बिकॉज यू सी पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई है, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लाने की जो योजनाएं अभी हुई है, एंड द कंसेशन प्लेटफॉर्म्स की जो रोबस्टनेस और रिफॉर्म्स जो हुई हैं, ये सारे these all have taken the infrastructure sector to where we are. Earlier,
बहुत सारे कठिनाइयाँ थी, बहुत सारे हर्डल्स थे, चैलेंजेस थे, वो सब हम वी हैव ओवरकम देम, वी हैव लर्नड, वी हैव गॉट द एक्सपीरियंस, एंड द एक्सपीरियंस दैट वी हैव गॉट इज लर्निंग बाय डूइंग. So that is what we have always, been proud of. Today we have a good, robust platform and taking the infrastructure sector to the next level. But what is to be done to take the infrastructure to the next level is we have to continue with our reforms. That is what the objective of the government is also. उनके लक्ष्य भी ऐसा है कि reforms जो है वो ongoing होना चाहिए और ongoing हो रहा है. We have some areas of developments like in the legal sense we need infrastructure law, which we have been, IIFCL as such, we have been prompting that we need an infrastructure law to ensure the interests of all stakeholders in infrastructure sector, and also to develop the confidence of the global investors in the infrastructure arena. Then we need infrastructure specific regulations, which we have been requesting and which we have been prompting the various regulators to come in with. This is all pursuant to a World Bank report. World Bank की एक रिपोर्ट है, इस साल 2024 में आई है, 2024 अक्टूबर, जो बताती है कि almost 76% of the nations have infrastructure specific regulations, and all these nations are developed nations and doing good in infrastructure. 56% of the nations in the world have infrastructure specific laws. So we also need to look at how the composition of the financial and legal contexts are there in the various economies, and draw upon certain good factors from the various global economies, and strengthen our infrastructure environment further. So this is something which is बिल्कुल required. सर, जैसा आपने बताया सर, इसी चीज से निकाल करके एक सवाल हम कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इसको सरकार अगर विद इन वन अम्ब्रेला ले आए तो इसमें और गति आ सकती है? डू यू थिंक सो? Infrastructure law itself is a very, very single window approach, which we are talking about for the benefit of all the stakeholders. In addition to that, coordination amongst various infrastructure ministries is also very, very important. Gati Shakti is a very, very important, which can improve the all-round development as far as the infrastructure development is concerned. That's a great idea, and we should came with this ki if this can all can come under one umbrella. This will be more smoothness. That's why government now has started a single window system for the development of industry, for development of everything. So see, just imagine with this 11,200 projects and these gigawatts and this much of infrastructure, as you ask with sir कि पहले लोग रोड और ब्रिजेस को ही समझते थे, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम विंडोज में लेके आते हैं तो इट मे टेक्स इंडिया on different level, different scales. आजकल if you look at it from the needs of investors or promoters, जितने approvals हैं, we have developed systems to ensure that approvals come very fast on side. Time is a very important thing. Second, as far as the process is concerned, it should be shortened as far as possible. So both from the time point of view and the length of the process is concerned, we need to look at both in terms of giving a better turnaround outcome to the investor. रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार मुलाकात होगी हमारे गेस्ट ऑफ द डे से. बस थोड़ा सा इंतजार. ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो में. तो डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर गिरीश जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य विचार हमारे साथ शेयर किए और बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो है वो जनता तक पहुंचाया है. जाते जाते मैं चाहूँगी आपकी एक्सपर्टीज से आपके एक्सपर्ट कमेंट्स आप ज़रूर देके जाएं. The mood is all set for the next scale of developing infrastructure. अभी तक हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, I would call it version 1, and अभी जो होने जा रहा है, I see version 2 of infrastructure.
fully led by digital and sustainable infrastructure sector. IIFCL is poised to support this and support the objective of the government, and we see our role as a very, very prominent one in the future for the development of infrastructure as a prop and support to the government's objectives. बिल्कुल डॉक्टर गिरी। हमें डॉक्टर पी.आर. जयशंकर जी की बातों से एक चीज समझ में आई कि गवर्नमेंट के विजन से वर्तमान जो ब्यूरोक्रेसी है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके विजन्स कितने अलाइंड हैं, और इसी कारण से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं कि द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया को हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। जिस तरह से सर ने बताया, हमारे लिए भी इनलाइटमेंट था कि 42 सेक्टर्स और जिस तरह से 11,200 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो सर ने कहा कि वर्ल्ड इज वॉचिंग टू राइजिंग ए नेशन, और उसके पीछे की कहानी क्या है, किस तरह से काम हो रहा है, कितना इन डेप्थ वर्क हो रहा है, कितना इंटेंसिव काम किया जा रहा है, कितने इसके प्रति समर्पण का भाव है, वो सर से बात करके हमें उसके कुछ अंश समझ में आए। और हम ये समझ सकते हैं कि पूरा लाइफ जो सर ने फाइनेंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को दिया है, उसका सार तत्व में ये है कि सरकार उसका कितना लाभ ले रही है और कितना लाभ आगे मिल सकता है। इसके लिए हम लोग आभारी हैं आपके जैसे लोगों के, आपके जैसे इनलाइटेड लोगों के, जो आपके इनलाइटमेंट का लाभ सरकार को, देश को जितना मिल पाए, हमारा नहीं उसके नहीं हम आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में आए। बिल्कुल, और देशवासी भी ताक लगाकर बैठे हैं कि कब हम वो बेंचमार्क टच कर देंगे कि जब हम वाकई विकसित भारत बनेंगे, और स्पेशली जिस तरीके से आपने बोला कि वो डेडलाइन से पहले ही हम लोग अपना टारगेट मीट कर लेंगे, तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग अप टू दैट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयशंकर जी, डॉक्टर गिरी जी, आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद हमारे विशेषज्ञ मेहमानों का उनके मूल्यवान इनपुट्स के लिए, और धन्यवाद आप सभी को हमारे चैट शो द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। हमें उम्मीद है कि आप अपने बिजनेस में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी और एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार, जय हिंद।